हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देखने की हड़बड़ी ना कीजिए, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो पार्ट 1 और 2 से डिफरेंट है। मतलब अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा है तो बाद में देख लीजिएगा, अभी इसे देखिए। इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के हिंड्रेंसेस क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और रिस्क क्या होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है रिस्क। कल आपको मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को सॉल्व कराऊंगा। बिना देरी किए वक्त आपका शुरू करते हैं। हिंड्रेंसेस क्या होते हैं? हिंड्रेंसेस, आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो, सामान खरीदते हो, कहीं से मार्जिन ऐड करके कहीं बेचते हो तो ट्रेडिंग एक्टिविटी कहलाती है। तो उसके बीच में कई कई रुकावटें भी आती हैं। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र के एक ट्रेडर हो, वहाँ पे आपने सामान बनाया या फिर खरीदा और आपके सामान की ज़रूरत गुजरात में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में कई जगह है। तो वहाँ आप उनको कैसे पहुँचाओगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा कैसे करोगे, उनका सेटिस्फेक्शन कैसे पूरा करोगे? तो इसके लिए हमारा एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सेक्शन है, जिसमें सर्विसेज होती हैं जो ट्रेड को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि ये सब झंझटें खत्म हो सके। पहली है प्लेस। प्लेस क्या है? जैसे अभी मैंने बताया, महाराष्ट्र से गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, या कहीं भी देश के बाहर भी अगर आपको सामान पहुंचाना होता है तो आपको किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? आपकी जगह से माल उठाएगा, ट्रांसपोर्ट फी लेगा और दूसरे जगह माल पटक देगा, यानी दे देगा। और दूसरा हिंड्रेंस है, यानी दूसरी रुकावट आती है टाइम। अब मान लेते हैं टाइम, ऐसा भी आप दो तरह से ले सकते हो। मान लो आज मैंने गुड्स बनाया, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने अगर आज बनाया है तो उसकी ज़रूरत 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो मैं उस गुड्स का करूँगा क्या? अपने गोडाउन में रखूँगा। जनरली मैं अपनी गोडाउन में रखूँगा, अपनी फैक्ट्री में तो लगा के रखूँगा नहीं। मेरी फैक्ट्री की जगह खराब होगी और पैसा लगेगा उनके मेंटेनेंस में। तो एक ऐसी जगह बना के रखूँगा जहाँ ये सब पहले से उपलब्ध है, जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज हैं, जिससे वहाँ रखा गया सामान, वहाँ रखे गए गुड्स, प्रोडक्ट्स वेस्ट ना होए। जैसे कोल्ड स्टोरेज आप ले सकते हो, वहाँ पे स्टोरेज होता है। और वो काम किसके लिए आते हैं? मान लो कभी गुड्स का प्राइस आगे चल के बढ़ने वाला है और अभी हमें बेचने का मन नहीं है, तो हम वहाँ स्टोर करके रख देंगे, और जब समय अच्छा होगा, जब प्राइस अच्छे होंगे, तब हम उसे अच्छे दामों में बेच देंगे। तीसरा है फाइनेंस। फाइनेंस क्या? मान लो मुझे एक किराने की दुकान खोलनी है, जनरल स्टोर खोलना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 1 लाख रुपए लग सकते हैं। ठीक है, उससे बड़ी दुकान या फिर मान लो एक सुपर मार्केट फर्स्ट फ्लोर तक ही सीमित रख के सुपर मार्केट टाइप खोलना है, मान लो किसी सिटी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 20 लाख रुपए वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करने में लग जाएंगे। वो सब मान लो मुझे फैक्ट्री खोलनी है, तो उसमें करोड़ों में चला जाता है, कभी कभी कार की अगर फैक्ट्रीज हो तो क्या फाइनेंस की जरूरत होती है। आप 20 करोड़ कैसे लाओगे? आप बैंक में जाओगे, बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज फिल करोगे और बैंक आपको लोन असाइन कर देगा। कोलेट्रल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। कोलेट्रल एविडेंस होता है जो बैंक जनरली हमसे मांगते हैं कि हम आपको लोन किस बलबूते पर दें, आपके पास पहले से कुछ प्रॉपर्टी है या नहीं, आपका पहला कोई लोन बकाया है या नहीं। रिस्क बाय इंश्योरेंस। अब देखो रिस्क क्या होता है। मेरे गोडाउन में माल रखा है, वो चोरी हो सकता है, वहाँ आग लग सकती है, अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग ढह सकती है, कुछ भी हो सकता है, सुनामी भी आ सकती है। तो इन सब रिस्क से बचने के लिए हमारे पास क्या फैसिलिटीज है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वो फायदा होता है, एक बेनिफिट होता है हम जो करा के रखते हैं हर गुड्स का, हर इंसान का, हमारी फैक्ट्री का, हमारी बिल्डिंग का, हमारे जितने भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट हैं, उनका इंश्योरेंस हम करा के रखते हैं ताकि आने वाले समय में कभी कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई हम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकें। इंश्योरेंस कंपनी की गलती नहीं होती है कि यहाँ रिस्क इंश्योरेंस कंपनी की वजह से है। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को कम कर देती है। LIC जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज में फर्स्ट इंडस्ट्री पढ़ी थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व दोज एक्टिविटीज। यहाँ पे दोज एक्टिविटीज को
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर कैटेगराइज किया जाता है जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं कंस्ट्रक्शन से, यानी बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, ब्रिजेस हो गया, टनल्स हो गया, कैनल्स हो गया। हम इनको डेवलप करने के लिए या इनको बनाने के लिए स्टोन, सीमेंट, रॉड्स, इनका सब यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, करंट इंडस्ट्रीज हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान लेते हो, देखो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स। जैसे अब किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए उसका लेआउट तय करना जरूरी है कि कितनी ऊंची इमारत इस जगह पे बन सकती है, इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए कितना बड़ा बेस चाहिए, कितने ज़्यादा फ्लोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्किल्स तो ज़रूरत होती है। अब आर्किटेक्चरल स्किल्स, आप जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, जब तक उसका आर्किटेक्चर यानी फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा तब तक वो बिल्डिंग अधूरी ही है। या भले ही डैम ले लो, जैसे ब्रिज है, गोल्डन गेट ब्रिज, उसका डिज़ाइन कितना सुंदर है, तो लोगों को वो अट्रैक्ट करता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, भले ही मुकेश अंबानी का हाउस है, सब आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, आर्किटेक्चरल स्किल्स हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब आता है ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं। ट्रेड यानी माल खरीदना, माल ऐड करना, बेचना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ट्रेड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर ही अंदर जो ट्रेड होए उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री, ये वर्ड लिखना जरूरी है, विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री। अब 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड होती है, एक होती है होलसेल, एक होती है रिटेल। आप कभी जाते हो सोल प्रोप्राइटर या फिर सब्जी वाले के पास, तो आप 1 किलो आलू लेते हो, बनाना का मौसम है तो 1 किलो बनाना ले लेते हो, जो भी है, तो आप उसे रिटेल में कभी कोई खरीदते हो। तो क्या है, हम फाइनल कंज्यूमर हैं, इसलिए हम रिटेल परचेस करते हैं। हम क्या 5 किलो या फिर 50 किलो लेकर थोड़ी रखते हैं कि बाद में काम आएगा, तब तो सब्जी सड़ जाएगी, नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो रिटेल यानी शॉर्ट क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम सामान लेकर खरीद के रख लें तो वो होता है रिटेल परचेज। और वही सेलर के लिए क्या होता है, रिटेल सेल। वैसे ही छोटे दुकानदार बड़े दुकानदारों के पास जाकर सामान खरीदते हैं ताकि वो बेच सके हमें, छोटे कंज्यूमर को। अब ये जो छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार के पास जाएंगे और उनसे 1-1 किलो मांगेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा। तो बोलते हैं होल सेल में दे दो, आप होल सेल में दे दो, बहुत बड़ी क्वांटिटी दे दो, या तो 50 किलो आलू दे दो और रेट थोड़े कम कर दो, तो इसे कहते हैं होल सेल। अब बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न क्यों करता है, ठीक है। अब आती है बात एक्सटर्नल ट्रेड की, एक्सटर्नल ट्रेड की बात आती है। इंटरनल ट्रेड तो हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी माल का निर्यात करना, आगे भेजना, तो इंडिया से बाहर भेजना, कंट्री से बाहर भेजना। और इंपोर्ट हो गया माल को अंदर बुलाना, पैसे देकर अंदर बुलाना। और एक होता है एंट्रीपोर्ट, ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, एंट्रीपोर्ट यानी पहले इंपोर्ट करना, मार्जिन ऐड करना और उसे एक्सपोर्ट कर देना, वो होता है एंट्रीपोर्ट। अब बात आती है बिजनेस प्रॉफिट अर्न क्यों करता है। देखो 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये बिजनेस पर्सन यानी बिजनेस मैन जो होता है उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। इट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का सोर्स है। फाइनेंस हमने पढ़ा था, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस रिमूव्ड बाय बैंक। अब यहाँ से बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो तब भी फाइनेंस आता है, फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस, ओके। बिजनेस जब एक्सपेंड करता है तब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और यह सोर्स कहाँ से आता है, प्रॉफिट से। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। अभी क्या करता है, इंडिकेट करता है कि बिजनेस जो है एफिशिएंट वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ चल रही है। इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। और ये देखा जा सकता है कि सोसाइटी यानी आसपास के जो लोग हैं, या फिर पूरे इंडिया में कोई कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस, वो उसके प्रोडक्ट से खुश है, उसके जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट से खुश है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कम रेट पर है, उसके रेट अच्छे हैं एज पर द प्रोडक्ट। फिफ्थ एंड लास्ट लाइन, इट बिल्ड्स द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज।
ये बिल्ड करता है रेप्यूटेशन। अब देखो प्रॉफिट क्यों अर्न करेगा, क्योंकि लोग वहां से खरीदी करेंगे। लोग क्यों खरीदी करेंगे, क्योंकि लोगों के जो कभी सुना होगा आपने वर्ड माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी का मतलब यही होता है कि आसपास के लोग, मान लो मुझे एक प्रोडक्ट अच्छा लगा और आसपास के लोगों को ऐसे ही टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो मैं आसपास के लोगों को बोलूंगा कि आप वही प्रोडक्ट खरीदो, उसी दुकान से खरीदो। तो ये क्या है, रेप्यूटेशन बिल्ड होती है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, पहला है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एक साथ मार्केट में लड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, तब एक एक एंटरप्राइजेस की यही इच्छा होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को टॉप पे रखे, उसका जो बिजनेस है वो टॉप पे रहे। फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना, किसमें, प्रोडक्ट में भी हो सकता है और प्रोडक्ट को बनाने के तरीके में भी हो सकता है। जब तक आइडिया को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक मार्केट स्टैंडिंग नहीं मिल सकती। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी यानी आप जितना इनपुट लगा रहे हो उससे ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। यानी हर एक रिसोर्सेस का जो इनपुट है उसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए, कुछ भी बर्बादी नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, चालू करने के लिए, रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज यानी क्या, मशीन, फर्नीचर, एसेट्स, वो सब चाहिए। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या, कैश, बैंक, सुना ही होगा आपने, फाइनेंस तो चाहिए ही होता है। प्रॉफिट अर्निंग हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट के वो आगे नहीं बढ़ सकता, रेपुटेशन बिल्ड नहीं होगी। मैनेजर्स परफॉर्मेंस, मैनेजर क्या, मैनेजर कौन होते हैं, वो बंदे जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को, जिनके भरोसे एक मालिक बिजनेस को उसके भरोसे छोड़कर जा सकता है। कि मैनेजर जो है सारे परफॉर्मेंस, सारे मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है वो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो किसी भी एंटरप्राइजेस का ये मोटिव होना चाहिए कि हम अपने मैनेजर्स के परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। अब उसी तरह से आता है वर्कर्स कमिटमेंट टू बिजनेस। अब जैसे वर्कर काम करेंगे वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वैसे ही रेपुटेशन आपकी बनेगी। तो वर्कर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आप एक तो एफिशिएंट यूज करोगे, रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं करोगे। मान लो आपने एक ऐसी जगह फैक्ट्री लगा दी जिसमें से पॉल्यूटेड गैसेस रिलीज हो रही हैं और आसपास रेसिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही है, वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है, तो वो आप सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर आपको काम करना होगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बेरोजगारी को कम करना पड़ेगा, रोजगार प्रोवाइड करना होगा। आपको बिग प्रोजेक्ट लागू करने होंगे रूरल एरिया में ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सके। फिर आता है बिजनेस रिस्क। रिस्क क्या होता है, ये टर्म जो है रिस्क वो बताता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है जहां पर कम प्रॉफिट हो सके, कम प्रॉफिट जो है कम हो सकता है, और इवन लॉसेस, नुकसान भी हो सकता है ड्यू टू सम अनडिजायरेबल, जो प्रोड्यूसर नहीं चाहता, उस इवेंट के कारण जो बिजनेस की फेवर में नहीं है, उस इवेंट के कारण जो लॉस हो, जो प्रॉफिट कम हो जाए, उसे कहते हैं रिस्क। अब आता है टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क बेसिकली क्या होता है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्क, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर। स्पेक्यूलेटिव रिस्क यानी वो जिसमें या तो प्रॉफिट होएगा कम और या तो लॉस होएगा, या तो प्रॉफिट होगा कम या तो लॉस होएगा। पर प्योर रिस्क में क्या होता है, सिर्फ लॉस होगा या फिर कुछ नहीं होगा। इसके एग्जांपल जैसे हो गया तो हमें हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और लॉस भी हो सकता है, लेकिन सुनामी आ गई तो सारा माल बह गया, लॉस हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, और ना ही कोई, या तो नहीं आई तो इफेक्ट भी कुछ नहीं, अगर आ गई तो पूरा लॉस। इसे कहते हैं प्योर रिस्क। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। प्रेस द बेल आइकन and share to your friends. What can I say? Please.